विजय लग्न क्या है? हालांकि रिकॉर्डिंग देर से शुरू हुआ है, हम लोगों को पूर्व में ही रिकॉर्डिंग शुरू कर लेना चाहिए था, ये सभी ज्ञान वाली बातें हैं, तो रहना चाहिए, शुरू करना चाहिए था, रिकॉर्डिंग भूल गए थे, नहीं कर पाए हैं। तो दिन के चौथे लग्न को विजय लग्न कहते हैं, दिन के चौथे लग्न को। अब आज यदि आज की विजय लग्न की बात की जाए तो चौथा लग्न आज का कौन है, यह देखा जाए तो 7-18 तक मीन लग्न है, यानी कि मीन लग्न में सूर्योदय हुआ। यहाँ के हिसाब से आप अपने पंचांग के हिसाब से, आप अपने देश काल के हिसाब से देख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है लग्न बदल जाते हैं, कहीं सूर्योदय किसी लग्न में हुआ, कहीं सूर्योदय हो सकता है, लेकिन हमारे पास में जो पंचांग है वह मीन लग्न में सूर्योदय हुआ। तो मीन लग्न में सूर्योदय हुआ तब मीन से चौथा, मीन को एक मान लेंगे, 2, 3, 4, यह मिथुन लग्न है, यह मिथुन लग्न हो गया। तब मिथुन लग्न विजय लग्न हुआ, मिथुन लग्न विजय लग्न हुआ। विजय लग्न। गुरुजी यहाँ पे भी मीन लग्न में ही सूर्योदय हुआ है। ठीक है, तो मीन लग्न का मान थोड़ा आगे पीछे होता है ना आपके यहाँ। अब देखिए मिथुन लग्न आपके यहाँ कितने बजे से शुरू हो रहा, हमारे यहाँ तो मिथुन लग्न 10:51 पर शुरू हो रहा है, इसको विजय लग्न कहेंगे। यह नियम निश्चित है कि दिन का जो जिस लग्न में सूर्योदय हो उससे चौथा लग्न जो होता है उसे विजय लग्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विजय लगन। विजय लग्न कहते हैं। और पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ यदि कोई भी काम किया जाए और दिन के विजय गुरु जी, लग्न में शुरू किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, ऐसा हमारे गुरुजनों का कहना है। और होता भी है, हमने भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऐसा देखा है। गुरुजी जैसे अमावस्या में करण तो नाग था और हम्म। शुक्ल शुक्ल योग था, तो यहाँ पे मिथुन लग्न में क्या वो करण बदल गया है? अब देखिए यहाँ पर तिथि बदलती है तो करण भी बदलते हैं। जी गुरुजी। मतलब एक ही तिथि के तो दो भाग होते हैं, करण। जी गुरुजी, जी गुरुजी। ये छवि जी ज्यादा बतला पाएगी इनसे। गुरुजी प्रतिप्रदा का पहला करण तो किंतुघ्न होता है, हाँ, उसके बाद भव आएगा। तो ठीक है, तो किस्तून तो प्रतिपदा का किस्तून ठीक नहीं होता ना। जी गुरुजी, ठीक नहीं होता, बव में ही करना चाहिए फिर। लेकिन वो फिर शाम को 6 बजे 5:55 पे लगेगा। सुनिए ना हमारी बात को, कलश स्थापना हो जाती है इसमें। सुनिए ना हमारी बात। तो ये तो हमेशा कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को ही कलश स्थापन होता है। जी तो वहां गुरुजी। पे तो शारदीय नवरात्र हो या कोई भी नवरात्र हो, वहां पर किसी भी पुस्तक में ये नहीं कहा गया है कि प्रतिपदा तिथि जब 6 घंटे, प्रतिपदा जो है एक तिथि कितने देर का होता है, एक तिथि लगभग 24 घंटे का होता है राउंड फिगर में। गुरुजी यहाँ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी ना? रुकिए ना हमारी बात को सुनिए ना, एक तिथि राउंड फिगर में 24 घंटे का होता है ना। हाँ जी। तो आधे तिथि के मान राउंड फिगर में एक करण होता है हाँ जी। सामान्यतः ओवरऑल। हाँ जी। तो फिर यह किस करण जो होता है प्रतिपदा तिथि का, कृष्ण पक्ष का, यह तो जब कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा जब शुरू होगा उसके बाद में लगभग 12 घंटे तक रहेगा। हाँ जी। तब तो फिर तो कौन सा ऐसा नवरात्र होता है जिसमें लोग, पंडित जी लोग कहते हैं कि किस तुम में नहीं, इनमें यह नहीं देखा जाता, क्योंकि यह विशेष त्योहार है और इसी तिथि को होना है। और अगर सूर्योदय प्रतिपदा तिथि में हो रही हो
शुरू से ही हो, तो देवी पूजा या देवता का पूजा पूर्वाहन काल में प्रसिद्ध माना गया है। क्या माना गया है? पूर्वाहन काल में, यानी कि दिन मध्य दिन जो होता है, जो दोपहर के 12 बजे होता है, उससे पहले यदि हम पूजा कर लेते हैं या शुरू कर लेते हैं, वह उतना ही उत्तम होता है। जी गुरु जी। 12 बजे के बाद में शुरू करते हैं या करते हैं, वह ठीक नहीं है। जी गुरु जी। जैसे हमें ही एक पूजा करनी है, पुनः यह पूर्णिमा के दिन 2 पंडित जी लोग रहेंगे, आएंगे जाएंगे, बृहस्पतिवार देव का पूजा करना है, तो एक रोज पहले ही हमने पंडित जी को बुला लिया है कि हाँ, हर हाल में 9:30 बजे से 9:45 बजे से शुरू कर ही लेना है। पूजा में ढेर सारी तैयारियां होती है, हमसे कुछ होगा नहीं, इसलिए आप आए एक रोज पहले, और सभी हमारे लिए, हमारे घर की जो भी तैयारियां है पूजा पाठ के लिए, आप लोग करेंगे। तो लगे हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी गुरु जी की आपके पूजा की तैयारी हमको करना पड़ रहा है, बहुत सौभाग्य की बात है। तो वो लोग एक रोज पहले ही आ जाएंगे। तो अब आप आशा करते हैं कि आपके सभी मन की शंकाएं समाप्त हो गई होगी। अभी भी शंका है तो बोलिए, उसी पर हाँ चर्चा हो रहा है नहीं, तो। हो गई गुरु जी, क्लियर हो गया। चलिए, प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। आशीर्वाद। मतलब गुरु जी 9:18 से पूजा करना सर्वोत्तम रहेगा ही। हाँ, 9:18 तो वो तो आपको ये हो गया ना, वो 3 मुहूर्त जो त्रिमुहूर्तादि दोष होता है, तो यदि कोई तिथि सूर्योदय के बाद में शुरू हो रहा है, तो वह 3 घटी बीत जाए, तब हम उस तिथि में कोई काम करें तो उत्तम होता है। एक यह बात सर्वमान्य होता है, हमारे गुरुजनों ने कहा है। ऐसा हमने कहीं अभी तक पढ़ा नहीं है, या पढ़ा होगा तो ध्यान नहीं दिया, और हम बड़े ही दूसरे स्वभाव के व्यक्ति हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जब हमारे गुरुजन जिससे हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वह जो बात बोल दिए, उस बातों की सत्यता के लिए हम पुस्तक ढूंढते फिरे, इसका मतलब हमें अपने गुरु पर ही विश्वास नहीं। तो जब गुरु पर ही विश्वास नहीं, तो उनका शिक्षा मेरे लिए कोई काम का नहीं। क्या चंदन जी, मेरा कहना बात कहाँ तक सही है? जी गुरु जी, बिल्कुल सत्य बात है गुरु जी, बिल्कुल सत्य बात है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने पुनः आज समूह में राशियों के गुणधर्म के चार्ट एवं ग्रहों के गुणधर्म के चार्ट भी शेयर किए हैं। हम आप लोगों को सुझाव देते हैं कि ग्रहों की तो छोड़ दीजिए, पहले राशि वाली बात हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें जिस सभी राशियों के गुण धर्म के बारे में, जो प्रदेश में उपयोगी जितने गुण धर्म हैं, उन सबों के बारे में बतलाया गया है। आप सभी उनको पढ़ें, समझने का प्रयास करें कि वे सभी फलादेश में कहाँ कहाँ उपयोग में होते हैं, हो सकते हैं। यदि जो भी समस्याएं रह जाती है कि राशियों के यह गुण फलादेश में हम कैसे उपयोग करते हैं, जो बातें नहीं समझ में आती हो, कृपया समूह में आप लोग अवश्य लिखेंगे। जब हम लोग ग्रहों के गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहां पर ग्रहों के भी ग्रह गुण तालिका हमने शेयर किया है, तो उसको भी आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो गुण धर्म, मतलब प्रत्येक गुण धर्म का उपयोग हम लोग फलादेश में कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, यदि समझ में आती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आती है तो आप लोग समूह में निश्चित रूप से लिखेंगे, ताकि हम लोग उस पर अपने ज्ञान के माध्यम से विषय वस्तु का आदान प्रदान करते हुए हम लोग आगे बढ़ सके। अब इसके बाद में फल दीपिका पुस्तक में यहाँ पर जो दी जा रही है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किस भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। पुस्तक आप लोगों के पास में भी है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यह कोई खास बड़ी विषय वस्तु नहीं है, लेकिन क्लास है तो चर्चा होते चलना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि लग्न प्रथम भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, तो देह यानी कि शरीर, सिर, वर्तमान काल मौजूदा स्थिति, जन्म।
यहाँ पर इतना ही बातें दी गई। और भी ढेर सारे विषय वस्तु देखे जा सकते हैं, जैसे शरीर, आकृति, स्वरूप, रूप, ज्ञान, बल, सुख दुख, स्वभाव, यश, गौरव, नम्रता, आयु, विवेक, हम अपना मस्तिष्क इत्यादि। प्रथम भाव के कारक सूर्य देव एवं चंद्रमा होते हैं। कुंडली के दूसरे भाव से यहाँ पर लिखा गया है कि धन विद्या अपनी वस्तु, धन पर अधिकार, अपनी वस्तु जिस पर हमारा अपना निजी अधिकार है, खाना पीना, भोजन, दाहिना आंख, चेहरा, चिट्ठी, वाणी बोलने की शक्ति, कुटुंब, दूसरे भाव से। और भी कई विषय वस्तु का हम लोग देख सकते हैं, जैसे धन धान्य, कुटुंब, दूसरा भाव मारक भाव भी कहा जाता है, मृत्यु के बारे में भी होता है, धातु, संपत्ति, वाणी, विद्या, वाणी हमारी अच्छी होगी, खराब होगा, सच बोलने का ज्यादा साहस करेगा व्यक्ति की, झूठ बोलने का ज्यादा साहस करेगा, यानी कि आदतन झूठ या सच बोल सकता है वहां पे। दूसरे भाव से क्रय विक्रय भी देखे जाते हैं, खरीदना बेचना। वैसे पैसे का खर्च हम लोग दूसरे 12वें भाव से देखते हैं, लेकिन धन की स्थिति हम कितना जमा कर पाएंगे वह दूसरा भाव। जिह्वा, दाहिना आंख, जैसा कि बात हम लोगों ने कर ही लिया, चेहरे की सुंदरता, परिवार वृद्धि, निपुणता, विद्या की निपुणता यानी कि संगीत का प्रेम, यानी कि विद्या की गूढ़ता हम कितना प्राप्त कर सकते हैं, वह दूसरा भाव। क्योंकि विद्या की निपुणता भाव दूसरा ही है। परिवार वृद्धि की संभावनाएं, कुंडली का दूसरा भाव। होगा कि नहीं होगा वो पंचम भाव है, लेकिन संभावनाएं तो दूसरा भाव, क्योंकि पंचम से वह दूसरा भाव पंचम से दशम भी हो जाता है। दूसरे भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, सामान्यतः पुस्तकों में वर्णित है, परंतु अलग अलग विषय वस्तुओं के लिए अलग अलग कारक ग्रह हो जाते हैं। जैसे वाणी की बात की जाए तो फिर गुरुदेव हो जाएंगे, आंखों की बात की जाए तो शुक्रदेव हो जाएंगे। अब आते हैं तीसरे भाव। तीसरे भाव को, हाँ, तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है, तो छाती, दाहिना कान। हालांकि छाती के लिए कई पुस्तकों में चौथा भाव भी लिखा गया है, बतलाया गया है। दाहिना कान, दाहिना हाथ, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति तथा भाई बहनों का विचार तीसरे भाव से करें। तो तीसरे भाव से छोटे भाई बहन, पराक्रम, शौर्य, धैर्य। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होने के कारण तीसरे भाव से ही मृत्यु का विचार किया जाता है। छोटी मोटी यात्राएं, पिता के लिए बीमारी, और माता के लिए भी, माता का भाव से 12वां हो जाता है, तो 12वें भाव से भी मृत्यु का विचार किया जाता है। साहस, स्वप्न, स्वप्न इसलिए तीसरे भाव से देखे जाते हैं, ये नहीं कि वह मन का 12वां भाव है। निद्रा का सुख, निद्रा किस भाव से देखा जाता है? निद्रा किस भाव से देखा जाता है? 12वें भाव से गुरु जी। 12वें भाव से। तो 12वें का चौथा कौन सा हो भाव? तीसरा। इसलिए निद्रा का सुख तीसरे भाव से देखा जाता है। और जब निद्रा का वास्तविक सुख स्वप्न भी है, निद्रा का ही सुख दुख है ना स्वप्न। देखिए, यहाँ पर पुस्तक की बातों को पढ़ते हुए हम लोग और अधिक से अधिक क्या समझ सके, यह समझने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। पुस्तक तो हम लोग को पढ़ने घर पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं,
बहुत से बातें नहीं, जीवन में अनगिनत बातें, एक भाव से अनगिनत विषय वस्तुओं का विचार किया जा सकता है, क्योंकि कुंडली में मात्र 12 ही भाव हैं और पूरे ब्रह्मांड में जितनी बातें हैं सभी इन्हीं 12 भावों से ही संबंध रखता है। 13वां तो कोई भाव है ही नहीं। तो किस भाव से हम क्या चीज देखते हैं, यह तो रटने की बात है। समझने की बात यह है कि हम स्वप्न तीसरे भाव से क्यों देखेंगे। तो स्वप्न है क्या? वह निद्रा का सुख, मतलब नींद का सुख या दुख है। बुरा स्वप्न देखे तो दुख हुआ, अगर अच्छा स्वप्न देख रहे हैं तो सुख हुआ। तो निद्रा का सुख दुख है, इसलिए निद्रा भाव से चौथा भाव। चलिए इसके बाद में तीसरे भाव से गुप्त शत्रु का भी विचार किया जाता है। गुप्त शत्रु की एक्टिविटी, गुप्त शत्रु का एक्टिविटी और श्वास से संबंधित बीमारियां, इस भाव के कारक मंगलदेव होते हैं। तीसरे भाव के कारक मंगलदेव होते हैं। पड़ोसी, तीसरे भाव से पड़ोसी की भी चर्चा की जाती है। तो फिर बुधदेव हो गए, संचार की बात की जाती है, संचार भाव भी है तीसरा, गतिशीलता भाव भी है। तीसरे भाव को हमारे बाबा कहते थे पोस्ट ऑफिस, तो आज के जमाने में साइबर कैफे भी है, यानी कि संचार का माध्यम तीसरा भाव। अब इसके बाद में चलते हैं चौथे भाव। चौथे भाव में यहां पर पुस्तक में दिया जा रहा है कि घर खेत, मामा भांजा, देखिए क्या बात लिखा गया है। चौथे भाव से यहां पर लिखा जा रहा है घर खेत मामा, जबकि माता का भाव होता है। यहाँ माँ भी लिखा, ऐसी बात नहीं है कि माँ नहीं लिखा गया, माँ भी लिखा गया है, यहाँ मामा भी है। हम सबको अपने विवेक से उपदेश करना चाहिए। बंधु मित्र, सवारी, गाय भैंस, सुगंधित वस्त्र, जेवर, सुख का विचार चौथे से करे। इसी घर से पानी, नदी, पुल आदि का भी विचार करना चाहिए। चौथे भाव को हिंदू कहते हैं। चौथे भाव से सामान्यतः हम अपने माता, मातृभूमि, हमारे पास में भूमि कितना होगा, भवन, संपत्ति, मित्र, बंधु, हम, हमारा जीवन शांतिपूर्ण होगा या कलहपूर्ण होगा, सामान्यतः चौथे भाव से। वाहन की सुख होगी कि नहीं होगी, बैंक, अस्थायी धन संपत्ति, यस। चौथे भाव से गड़ा हुआ धन का भी चर्चा होता है। उदारता, हम किसी भी विषय वस्तु में मन लगाकर, यानी कि मन की स्थिरता से हम कुछ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, देखा जाता है। जैसे कि चौथे, विद्या का ग्रहण मन की स्थिरता से ही होता है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा चौथे भाव से देखते हैं। चौथा भाव मित्र का है, अपनापन का है। तो मित्रता और अपनापन कब होता है? मित्रता और अपनापन लोकप्रियता से होता है। तो चौथे भाव से लोकप्रियता का भी विचार किया जाता है, जिसको आज के जमाने में, नए जमाने में लोकप्रियता के प्रमुख कार्य जनसंपर्क हो जाता है। जनसंपर्क यानी कि चुनाव उनाव में नेता का जो है, चाहे कोई व्यक्ति जनसंपर्क कर पाएगा कि नहीं जनसंपर्क कर पाएगा, या जनसंपर्क के लिए स्थिति उसकी कैसी बनती है। तो वर्तमान में चुनाव के समय में यदि अच्छे चौथे भाव से यदि शुभ ग्रह गोचर कर रहा हो, शनि का संबंध बन रहा हो, राहु का संबंध बन रहा हो, तो आकस्मिक जनसंपर्क बढ़ जाता है। अगर वहीं मंगल का गोचर से संबंध बन जाए तो चुनाव प्रचार इत्यादि में थोड़ा सा मनमुटाव वाली बातें कर लेता है व्यक्ति, उग्रता आ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कभी कभी। व्यक्ति एक ही है, लेकिन किसी चुनाव में एकदम शांतिपूर्ण ढंग से होगा, किसी चुनाव में विवाद होगा।
तो जब गोचर में उनके चौथे भाव से जब मंगल का संबंध बन जाता है तो मंगल तो दंगल मचाता ही है, ऐसी भी बात होती है। चौथे भाव के कारक चंद्रमा एवं बुधदेव हैं। अब आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव राज गुरु जी शासन। एक मिनट, हम बोलेंगे यहाँ पे दिया है हिबुक दिया है, इसका अर्थ क्या हुआ? हिम्बुक। जी हिम्बुक संज्ञा शब्द है, जी मतलब यह चौथे घर को हिम्बुक भी कहते हैं, यानी कि अब चौथे भाव को केंद्र भी कहते हैं, चौथे भाव को चतुरार्थ भी कहते हैं, ढेर सारा नाम है। एक एक भाव के कितने पर्यायवाची नाम है। अब चौथे भाव को क्या क्या भाव कह सकते हैं, अब हम आपको कहते हैं, जैसे सुख भाव कहेंगे, माता भाव कहेंगे, मित्र भाव कहेंगे, घर भाव कहेंगे, विद्या भाव कहेंगे, वाहन भाव कहेंगे, हिपुक भाव कहेंगे, क्षिति भाव कहेंगे, पताल भाव कहेंगे, कंटक भाव कहेंगे, नीर भाव कहेंगे, बंधु भाव कहेंगे, अंबु भाव कहेंगे, केंद्र भाव कहेंगे। अब कितना भाव नाम सुनिएगा हमसे, ठीक है। पर्यायवाची नाम। हाँ गुरुजी, इसको शायद हिंदी में मतलब कहीं पे मगन होना, मस्त होना, उस तरीके से हाँ ऑक्युपाइड होना, उस तरीके से। हाँ, तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते, मतलब ये तो शब्दों की गूढ़ता है कि अब किस शब्द का क्या अर्थ है, क्या है नहीं है। शब्दों का पूरा समझ, ब्रह्मांड में जितने शब्द हैं सभी का बढ़िया से समझ, क्या सभी के लिए तो संभव नहीं है ना। लेकिन स्मरण के लिए मैंने बोल दिया कि हिम्बू क्या है, तो चौथे भाव का वह पर्यायवाची नाम हो गया या उपयोगी नाम हो गया। तो चौथे भाव के तो और भी ढेर सारे हैं। अब गंगा का पर्यायवाची नाम मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी को क्या कहेंगे? जी गुरुजी, ये सब जानते गुरुजी, मैंने पढ़ा था वारामिहिर जी के पुत्र पृथ्वी से 59-85 में इसका यूज किया होता, तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि चतुर्थ भाव को हिबुक कहते हैं, तो मुझे भी याद आ रहा था मतलब। अच्छा ठीक है, अगर यही मिथिलेश जी अगर हिम्बुक शब्द नहीं पूछते तो कम से कम चौथे भाव के जो 10-12 पर्यायवाची नाम हमने याद आता चला गया, हम बोलते चले गए, वो तो नहीं बोलते ना। नहीं बोलते। तो कभी कभी होता है कि जब बीच में कोई आदमी कुछ बोल देता है तो कुछ ज्यादा ही मिल जाता है, तब बोलना भी आवश्यक है, बोलना भी आवश्यक है गुरुजी। अब इसके बाद में छठे भाव। छठा भाव को कर्जा भाव, कर्जा ऋण, अस्त्र, चोर, घाव। पांचवा भाग छूट गया गुरुजी, गुरुजी पांचवा भाग छूट गया, पांचवा भाव छूट गया, चलिए तो फिर अच्छा। पांचवा भाव से राज शासन की मोहर, मंत्री, कर टैक्स, आत्मा, बुद्धि, भविष्य का ज्ञान, प्राण, संतान, पेट, वेद, स्मृति, मनुस्मृति आदि का विचार पंचम भाव से करें। श्रुति स्मृति से तात्पर्य है कि शास्त्र ज्ञान का, अतः समस्त शास्त्र का ज्ञान पंचम भाव से करना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से ज्ञान का विचार, यानी कि अध्ययन वाली बातें आ गई, विवेकशीलता की बात आ गई, इन सबों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव से वैसे सामान्यतः बुद्धि, विद्या, मंत्र, तंत्र शास्त्र, क्योंकि पांचवा भाव मंत्रों का होता है, मंत्र की बातें, पुत्र, प्रथम पुत्र या प्रथम पुत्री, हमारी विवेकशीलता, विनयशीलता, हमारी नीति निपुणता, हमारी देव भक्ति। और पांचवा भाव 8वें से 8वें नहीं 10वें का 8वां भाव है, इसलिए उत्थान एवं पतन, अपने कार्यों में उत्थान पतन के लिए भी पंचम भाव देखा जाना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ, वैसा धन जिसमें बगैर किसी उपयोग का, बगैर किसी पारिश्रमिक का धन मिले, वैसे धन लाभ। प्रसन्नता, मंगल कोई कार्य, हालांकि मांगलिक कार्य 11वें भाव से भी देखा जाता है, सप्तम पंचम भाव से भी। आश्चर्यजनक काम कोई भी हो, नौकरी या व्यापार इत्यादि से यश आगे पीछे होना, यानी कि ऊपर नीचे होना या पदच्युत होना, तो यह तो चर्चा हो ही गया। चौथा, पांचवा भाव चौथे का दूसरा है, तो हम मातृधन भी। पांचवा भाव से गर्भाशय की चर्चा होती है, गर्भ स्थिति की भी।
इस पंचम भाव के कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं। पंचम भाव के ढेर सारे नाम हैं, जैसे संतान भाव, तनुज भाव, बुद्धि भाव, विद्या भाव, आत्म भाव, भक्ति भाव। पंचम भाव को सूर्य भाव भी कहते हैं, पनफर भाव, त्रिकोण भाव इत्यादि। छठे भाव से जो यहाँ पुस्तक में है दिया गया है, कर्जा अस्त्र चोर, घाव, शत्रु, रोग, भाई बंधु जो शत्रुता का भाव रखते हैं, युद्ध, दुष्ट कर्म, पाप, भय, अपमान आदि का विचार छठे भाव से करें। छठे भाव के पहले नाम है, परिवाची नाम ढेर सारे हैं, जैसे क्षय भाव हुआ, शत्रु भाव हुआ, रोग भाव हुआ, मातृ भाव हुआ, शस्त्र भय भाव हुआ, त्रिक भाव हुआ, त्रिष्टाय भाव हुआ, उपचय भाव हुआ, आपोकुलिम भाव हुआ इत्यादि कई नाम कहे जा सकते हैं। छठे भाव से सामान्यतः शत्रु, चिंता, रोग, वैसा घाव जिसमें मवाद होता है, वैसा घाव, व्रण वाली घाव, शंका, कर्जा, बदनामी, शोक, चोट, हिंसा, दोष, याचना, संतोष, चोरी, कष्ट, मामा, मौसी, सौतेली माता। अब सौतेली माता क्यों? तो नवम भाव से द्वितीय पत्नी का विचार किया जाता है। पत्नी का भाव सातवां होता है, दूसरी पत्नी उससे तीसरा यानी कि नौवां। तो चौथा भाव माता का है, तो दूसरी माता, तो जिस प्रकार सातवें से तीसरा उसी प्रकार चौथे से तीसरा। तो छठे भाव से सौतेली माता का विचार किया जाता है। छठे भाव से और भी कई विषय वस्तुओं का विचार कर सकते हैं, जैसे कि भाइयों से मतभेद, गुप्त शत्रु। बीमारियों की बात की जाए तो पाचन तंत्रों से संबंधित, हालांकि पंचम भाव एवं छठे भाव दोनों भावों से पाचन अंगों की बीमारियों पर चर्चा की जाती है। यह गूढ़ विषय वस्तु है, जो ही आगे हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन होता चला जाएगा, पता चला जाएगा। इस भाव के, छठे भाव के जो कारक ग्रह होते हैं, यह कौन होते हैं? तो छठे भाव के कारक ग्रह शनि एवं मंगल होते हैं, बुधदेव भी होते हैं। तो जब बातें दुख की हो, कर्ज की हो, या समस्याओं की हो, बीमारियों की हो, तो शनिदेव कारक होते हैं। जब बात शत्रुता, मनमुटाव इत्यादि की हो तो कारक देव मंगल होते हैं। बात जीव तत्वों की हो तो छठे भाव से मामा का विचार किया जाता है। तो मामा के कारक कौन से ग्रह बनते हैं? बुधदेव गुरु जी। तो बुधदेव कारक हो जाते हैं। अब आते हैं सातवें भाव। सातवें भाव से यहाँ पर लिखा गया है कि हृदय की इच्छाएं, काम वासना, मद, मार्ग, लोक, जनता, पति, पत्नी आदि का विचार सप्तम भाव से करना चाहिए। इस सातवें भाव को द्यून या जामित्र भी कहते हैं। सूर्य अस्त के समय पूर्व क्षितिज लग्न राशि से सातवें घर में रहता है, इस कारण सप्तम स्थान की अस्त संज्ञा भी है। तो सप्तम भाव के सबसे परिवाची नामों में बात की जाए तो इसे केंद्र भाव भी कहते हैं, अस्त भाव कहते हैं, कलत्र भाव कहते हैं, भार्या भाव कहते हैं, पति भाव कहते हैं, जामित्र भाव कहते हैं, सौभाग्य भाव कहते हैं, काम भाव कहते हैं, बहुत से भाव के नाम। व्यापार भाव भी कह सकते हैं। दसम भाव से सातवें भाव से व्यापार भी देखा सकता है। यहाँ पे विचारणीय विषय वस्तु में कहा गया कि हृदय की इच्छाएं, तो यहाँ से पति या पत्नी के बारे में, दैनिक व्यवसाय के बारे में भी, वैवाहिक जीवन से संबंधित सामान्यता है, जितने भी विषय वस्तु हैं उन सबों का। पुस्तकों में यह भी लिखा गया है कि हमारे पत्नी की संख्या कितनी होगी,
इसका विवाह का समय, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, जन्नेंद्रियों से संबंधित बातें, विवाह में समरसता या दूरियां, मनमुटाव। 7वां भाव 8वें भाव से 12वें होने के कारण इसे मृत्यु भाव भी कहा गया है, मारक भाव भी कहा गया है। झगड़ा 6ठे भाव से झगड़ा नहीं देखा जाता, 7वें भाव से झगड़ा देखा जाता है। 6ठा भाव गुप्त शत्रु का है, 7वां भाव प्रत्यक्ष शत्रु का, चिकित्सा, स्थानांतरण, बदलाव इत्यादि। इस भाव के कारक ग्रह पुरुषों के लिए शुक्र और महिलाओं के लिए देवगुरु बृहस्पति हैं। अब 8वें भाव की बात करते हैं। तो 8वें भाव से, जैसा कि पुस्तक में यहाँ पर लिखा गया है कि मांगल्य, स्त्री का सौभाग्य, पति का जीवित रहना। रंध्र भाव, रंध्र छिद्र को कहा जाता है। आधी मानसिक बीमारी, चिंता, अपमान, हार, आयु, कितने वर्ष मनुष्य जिंदा रहेगा, यानी कि आयु कितनी होगी, क्लेश, बदनामी, मृत्यु, विघ्न, अशुचि। गुलामों का विचार अष्टम भाव से करना चाहिए। बुधा का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव, अष्टम में मंगल प्रायः बवासीर रोग प्रदान करता है। अब चलते हैं कुछ अन्य विषय वस्तु भी। बातें जब होती है, कक्षा होता है, तो पुस्तक की बातों की ही चर्चा हम लोग नहीं करते। हम लोग अपने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर या गुरुजनों से मिले हुए ज्ञान के आधार पर कुछ बातों की चर्चा हो ही जाती है और करते भी हैं। तो अष्टम भाव के सबसे पहले बाबा जी के द्वारा, बाबा जी नहीं, बाबा जी का ही सुझाव हुआ था कि यहाँ पर वाची 2-4 शब्दों के नाम बोलते चले। तो अष्टम भाव को आयु भाव भी कहा जाता है, मृत्यु भाव कहा जाता है, नाश भाव कहा जाता है, निधन भाव कहा जाता है, रंध्र भाव कहा जाता है, पनफर भाव कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है, चतुरस्थ भाव भी कहा जाता है। और भी प्रवासी नामों की संख्या की कोई कमी थोड़े है, और भी हो सकता है, जितना मुझे स्मरण में रहा मैंने कहा। अष्टम भाव से आयु, जीवन, मृत्यु, ऋण, शत्रु, वसीयत से धन मिलना भी। महिलाओं के लिए सौभाग्य, यानी कि वैवाहिक जीवन का सौभाग्य, जय पराजय, जीवन साथी का धन, समुद्री यात्रा, अपजस। अकस्मात धन के लिए पंचम भाव देखा जाता है, तो पंचम का सुख भाव 8वां भी है, इसलिए इसका भी विचार कर लिया जाता है। आलस्य, मृत्यु का कारण एवं गुप्त रोग, जननेंद्रिय रोग। हालांकि जननेंद्रिय रोग 7वें भाव से भी देखे जाते हैं, आंतरिक अंग, यानी कि आंतरिक बीमारियां 7वें भाव से और बाह्य बीमारियां अष्टम भाव से। यह 8वां भाव खोज एवं आविष्कार का भी भाव है। इस भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 9वें भाव से गुरु, देवता, पिता, पूजा, पूर्व भाग्य, तप, सत्कर्म, पौत्र, उत्तम वंश आदि का विचार 9वें भाव से करना चाहिए। इसको शुभ स्थान भी कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए, एक बातें स्मरण में रखने वाली है कि दक्षिण भारत में 9वें घर से पिता का विचार किया जाता है, किंतु उत्तर भारत में 10वें घर से पिता का विचार करते हैं। बार बार इस बात की चर्चा होती है, पुस्तकों में भ्रांतियां देखने को मिलती है। या कोई आदमी कहता है कि नहीं, पिता का विचार 9वें भाव से, तो कोई कहता 10वां भाव। दोनों ही जगहों से की जाती है, लेकिन यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो फिर 9वें भाव का बात ना करें, 10वां भाव का है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में, एक बार एक बात है कि हम लोगों की कक्षा चल रही थी विरक्ता सरोवर शास्त्र की, तो उसमें पिता से संबंधित पितृ कष्ट पर, यानी कि जातक का जन्म होगा तो पिता को सुख होगा या कष्ट होगा, उस पर। तो वहां पुस्तक में 9वें भाव की एक बार भी चर्चा नहीं आई थी। जितने बार अगर भाव की चर्चा आई थी तो 10वें भाव की चर्चा आई थी।
हम इस बात को भी खंडन नहीं करते, मानते हैं, लेकिन आप जिस परिवेश से हैं उस परिवेश के आधार पर भाव का निर्धारण करें। तो नवम भाव से को और क्या, तो नवम भाव हमारे भाग्य भाव है, गुरुजनों का भाव है, देव भाव है, मंदिर भाव है, तीर्थ भाव है, धर्म भाव है, कीर्ति भाव है। नवम भाव से साला साली जो रिश्तों की बात होती है, यानी कि पत्नी या पति के भाई बहन, क्योंकि तीसरे भाव से भाई बहन, छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। तो सातवां भाव जीवन साथी का है, तो जीवन साथी के छोटे भाई बहन। तो महिलाओं के लिए ननद, नंदोई, ननद और देवर हो गया, और पुरुष के लिए साला या साली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वही, क्योंकि भावत भाव के हिसाब से हम सबको अपने दिमाग को विकसित करते चलना है कि किस भाव से किन प्रश्नों का विचार किया जाए। अब सभी पुस्तकों में तो वो बातें वाली बातें नहीं है, सभी बातें पुस्तकों में ही मिल जाए सो तो संभव नहीं है। पुस्तक में तो समझने के कायदे बतला दिए जाते हैं, समझना तो हम सबको है। अब हमारी मानसिक स्थिति कितनी, अब ये कहेंगे कि फलदीपिका पुस्तक में तो लिखा ही नहीं गया कि नवम भाव से किन चीजों का विचार करेंगे। हम देवर का विचार किस भाव से करें, तो फलदीपिका में तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडली में देवर का विचार ही नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम देवर का विचार किस भाव से, तो दिमाग यह लगा कि देवर है कौन, तो हमारे पति का छोटा भाई। तो पति कौन है, तो कुंडली का सातवां भाव। तो छोटे भाई का विचार कहाँ से किया जाता है, तीसरे भाव से। हो गया। तो इस प्रकार से हम सबों को करना चाहिए। तो तपस्या, संन्यास, पुण्य, दान, पैतृक संपत्ति वैसे नवम भाव से देखी जाती है। भाग्योदय कब होगा, उच्च शिक्षा कितनी होगी, नहीं होगी। नवम भाव से व्यभिचार भी देखा जाता है। नवम भाव से व्यभिचार भी देखा जाता है, क्योंकि यह 12वें का 10वां भाव रहता है। कुंडलियों में, प्रदेश में या शास्त्रों में ढेर सारे योग ऐसे भी दिए गए हैं जो इससे संबंधित हैं। नवम भाव का उसमें प्रमुख रोल है। वायु यात्रा, हवाई यात्रा, प्रभुता, अधिकार, भोग, नेतृत्व, नहीं वायुवान यात्रा तो 10वां भाव से हो गया। हालांकि नवम भाव से लंबी दूरी की यात्रा का भी विचार किया जाता है। नवम भाव से स्वप्न का भी विचार किया जाता है, तीसरे भाव से भी स्वप्न का और नवम भाव से भी, क्योंकि कर्म और सुख दोनों का आपस में बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है। 12वें भाव का कर्म नवम भाव और 12वें भाव का सुख तीसरा भाव। तो स्वप्न देखेंगे तो सुख होगा, तीसरा भाव। सुख कहती, स्वप्न देखेंगे कि नहीं देखेंगे तो वह नींद का कर्म हुआ, तो 9वां भाव। यानी कि स्वप्न देखेंगे कि नहीं देखेंगे 9वां भाव, और स्वप्न अच्छा होगा कि बुरा होगा तीसरा भाव। क्योंकि कर्म भाव से कार्य को देखे जाते हैं कि कार्य व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा, और उस कार्य से उसको सुख होगा कि नहीं होगा, तो उस भाव से चौथा। अब आते हैं नवम भाव के जो प्रवाची नाम है, वह है भाग्य भाव, पुण्य भाव, मुक्ति भाव, शुभ भाव, तप भाव, गुरु भाव, त्रिकोण भाव। इस नवम भाव के कारक सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति हैं। अब आते हैं 10वां भाव। 10वां भाव से किन किन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है, तो 10वां भाव क्या है, यह नौकरी, व्यापार, यहाँ पर तो लिखा गया है कि व्यापार, उच्च स्थान, पोजीशन, इज्जत, कर्म, जय, यश, यज्ञ, जीविका, उपाय,
जीविका का उपाय, कार्य में अभिरुचि, आचार सदाचार, दुराचार, गमन, हुकूमत, गुण, आकाश आदि का विचार 10वें भाव से करें। इसे आज्ञा, स्थान या मपूरन या मंसूरन जो भी हो, ढेर सारे इसके पर्यायवाची नाम हैं। तो वैसे मान, 10वें भाव के पर्यायवाची नाम है मान भाव, कर्म भाव, आज्ञा भाव, गमन भाव, व्योम भाव, मध्य भाव, व्यवसाय भाव, नव भाव, केंद्र भाव, 10वां भाव। इसको सिंगल सा ख भी कहते हैं, ख भाव। 10वें भाव से जैसा कि हम सबों ने पढ़ा कि राज्य भाव है, नौकरी, कर्म, व्यवसाय, उद्योग, सम्मान, पिता का विचार, पिता की वैभवशालिता, पद की प्राप्ति, प्रतिष्ठा, हवाई यात्रा, अधिकार, ऐश्वर्य, नेतृत्व करने की क्षमता इत्यादि। इस भाव के कारक ग्रह सूर्य, गुरु, बुध एवं शनि है। सूर्य, गुरु, बुध एवं शनिदेव हैं। अब आते हैं 11वें भाव। 11वें भाव से यह आय भाव कहा जाता है। लाभ, आमदनी, प्राप्ति, आवागमन, सिद्धि, भैरव, धन, ऐश्वर्य, कल्याण, प्रशंसा, बड़ा भाई या बड़ी बहन, माया, कान, समरसता, अच्छी खबर आदि का विचार 11वें भाव से करें। 11वें भाव को लाभ भाव भी कहते हैं, उत्तम भाव कहते हैं, आय भाव कहते हैं, उपांत्य भाव कहते हैं, पंथर भाव कहते हैं, तृतीय भाव कहते हैं। इस भाव से आय लाभ की तो देखते ही हैं, साथ में पतोह या दामाद, अगर लड़का है प्रथम तो उसका पत्नी, 11वां पुत्र वधू हो गया। अगर संतान है, लड़की है, तो उसका पति यानी कि दामाद हो गया। बुद्धि, आशा, इच्छा, प्रशंसा, ज्येष्ठ भाई, ज्येष्ठ बहन, यहाँ से मेडल वगैरह की, जैसे विशिष्ट सम्मान आपको मिलने की संभावना है कि नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विशिष्ट सम्मान यानी कि मेडल। 11वां भाव, मेडल भी हथियार लिया जाता है। अगर 11वां भाव खराब हो, पीड़ित हो, शुरू से ही हो, यानी कि पापग्रह के द्वारा शिकंजा में हो, तो आए तो पापग्रह के 11वें भाव में अपने निजी हितों के लिए आके व्यक्ति काम करेगा, लाभ होगा। तो ये भी हो सकता है कि जबरदस्ती से मेडल चुरा करके पहन लिया, या कुछ ऐसा काम किया कि मेडल देने वाले लोगों से पैरवी करके मेडल पहन लिया, ऐसे भी हो सकता है। तो इस पर भी बात चर्चा हम लोग कर लेंगे 2-4 दिन। जी गुरु जी, हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही किया है। नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला को मिला था, किसी को कहा कि हमें दे दो, तो उसे वापस भूल गया। चलिए जन्म जी, तो पिता का धन, माता मृत्यु, पुत्र शत्रु, पुत्र का शत्रु। 11वें भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते। इसके जो कारक ग्रह होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 12वें भाव से दुख, पैर, बायां नेत्र, हरास, सुअलखोर, अंत, किसी का चीज का आखिरी परिणाम, आखिरी परिणाम 12वें भाव से। चलिए, आखिरी परिणाम दरिद्रता, पाप, शयन, पलंग पर शयन करना। इसके अतिरिक्त स्त्री पुरुष का गुप्त संबंध भी समझना चाहिए, यह भी तो अंत ही है। खर्चा, बंधन, जेल जाना इत्यादि का विचार 12वें स्थान से करे। 12वें घर को व्यय या रिफ भी कहते हैं। तो अब यहाँ तक तो हम लोगों ने चर्चा की, समझने का प्रयास किया। इसके पर्यायवाची नाम में मोक्ष नाम भाव भी कहते हैं, अंत्य भाव भी कहते हैं, अंतिम भाव भी कहते हैं, रिस्क भाव भी कहते हैं, त्रिक भाव भी कहते हैं। शत्रुओं, गुप्त शत्रु भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। बायां आंख पर चर्चा हो ही गई, पुस्तक में लिखा ही गया है। त्याग, क्रोध, दुख, व्यंग, हानि, दंड, चुगलखोरी, शयन सुख,
वैसे जगह पे वास करना जहां पे मेरा अपना कोई स्वजन ना हो, वह हत्या, आत्महत्या, कारावास, राज सम्मान या अपमान भी, पृथकता यानी कि परत्व, पृथकता, अलगाव इत्यादि इस भाव के कारक ग्रह शनिदेव हैं। हालांकि अलग अलग भावों के अलग अलग मतलब अलग अलग प्रश्नों पर अलग अलग कारक ग्रह हो जाते हैं। जैसे कि शनिदेव यदि शोक वाली बात है, समस्या वाली बात है तो शनिदेव, अगर बंदी वाला बात आ गया, जिससे जेल सजा वाली बात आ गई तो मंगल देव, भौतिक अभिलाषाओं वाली बात आ गई, सैन सुख भौतिक अभिलाषा की बात आ गई तो शुक्रदेव, मोक्ष की जहां बात आती है तो ज्ञान चाहिए तो देव गुरु बृहस्पति एवं केतु देव, अगर अपरिचितों के साथ में रहना की बात है तो राहु देव। तो आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु हम लोगों को यह समझ में आया होगा। हमने तो काफी प्रयास किया है कि आज की विषय वस्तु को सरलता से, सहजता से हम लोग समझने का प्रयास करें। अब हम लोग यहाँ तक तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। यहाँ पर एक बातें लिखा जा रहा है कि तीसरे, छठे, आठवें और तीसरे, छठे, आठवें तथा 12वें घर को लीन स्थान कहते हैं। लीन का अर्थ होता है छिपा हुआ। 8वां सबसे निकृष्ट स्थान कहा जाता है। छठे, 8वें, 12वें को त्रिगृह कहते हैं। तो यहाँ से एक बातें हम सबों को समझना है, याद रखना है कि कुंडली का सबसे खराब भाव गुरुजी पनफर का क्या मतलब हुआ? पनसर नहीं होता है, पनफर। पनफर। पनफर ही बोला गुरुजी मैंने। अच्छा चलिए ठीक है। तो यह जो है भावों के नाम है, भावों के नाम है। आपोक्लिन एवं पनफर, इसे भावों के नाम कहे गए हैं याद रखने के लिए। गुरुजी मैं कुछ बोलूं पनफर के बारे में? हाँ जी। पनफर धन भावुओं को कहते हैं। जैसे दूसरा भाव से हमारा जुड़ा हुआ संपत्ति देखी जाती है, 5वें भाव से संतान हमारा धर्म है, धन है। 8वां जो हमारा मतलब जो हमने पैसा कमाया नहीं है वो जो मिलता है, वसीयत वगैरह का, इंश्योरेंस वगैरह का। और 11वें भाव से जो हमने मतलब जो नौकरी करते हैं उससे जो पैसा मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। अगले भाव, केंद्र से अगले भाव को पनफर और केंद्र से पिछले भाव को आपोक्लिन। चलिए ठीक है। आर्थिक समृद्धि के भाव हो गए। आर्थिक समृद्धि के गहरे राज यहाँ छुपे होते हैं। गुरुजी एक सवाल था, अगर रिकॉर्डिंग बंद हो गई तो? बस अब बंद कर रहे हैं।